फ्रेंड्स, आगरा में ज़्यादातर लोग ताजमहल और आगरा का रेड फोर्ट देखने ही आते हैं। इस वीडियो में हम आपको आगरा की उन 8 जगहों पर ले जाएंगे जहां आगरा में बाहर से आने वाले टूरिस्ट बहुत कम ही जा पाते हैं। ये 8 जगहें बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत हैं और इन जगहों का इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए हमारे साथ उन खूबसूरत जगहों पे उन जगहों को देखते हैं और वहाँ की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। आगरा के ताजमहल का नाम विश्व में फेमस है। इस सुंदर इमारत का दीदार करने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। यह इमारत सच्ची मोहब्बत का बेमिसाल नमूना कही जाती है। मगर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आगरा में एक नहीं बल्कि 2 ताजमहल हैं। जी हाँ, आगरा में एक सफेद संगमरमर का सफेद ताजमहल है तो वहीं दूसरी तरफ लाल पत्थर से बना लाल ताजमहल भी है। इतिहास में केवल शाहजहां द्वारा बनवाए गए ताजमहल का ही जिक्र मिलता है और लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। मगर इन दोनों ही ताजमहलों में एक बात कॉमन है और वह यह है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कहे जाते हैं। हम आपको आगरा के लाल ताजमहल के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देंगे जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। बात तब की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत के अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। उन्हीं सिपाहियों में से एक सिपाही थे जॉन विलियम हैसिंग। विलियम हैसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उसे सेनापति नियुक्त किया गया था। सेनापति विलियम हैसिंग की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण करवाया था। यह ताजमहल उन्होंने अपने पति विलियम हैसिंग की याद में बनवाया था। आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हैसिंग का मकबरा भी कहते हैं। यह मकबरा असल में ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं है, मगर इसकी सुंदरता में कोई कमी भी नहीं निकाली जा सकती है। 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हैकिंस का देहांत हुआ था तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई थी। विलियम हैकिंस ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा था, ये तभी तय कर लिया था कि पति पत्नी में जो भी पहले जाएगा दूसरा उसकी याद में ताजमहल बनवाएगा। पहले विलियम हैकिंस का ही देहांत हो गया था, इसीलिए उनकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर लाल पत्थर से ताजमहल से मिलती जुलती हुई हूबहू इमारत बनवा डाली थी। विलियम हैसिंग एक मामूली सा सिपाही था और उसकी पत्नी के पास इतना धन भी नहीं था कि वह शाहजहां की तरह संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बनवा सके। इसलिए उन्होंने लाल पत्थर का ताजमहल बनवाया था जिसकी कीमत संगमरमर के ताजमहल से बहुत ही ज्यादा कम थी। लेकिन इस पति पत्नी ने आपस में जो वादा किया था वह उन्होंने पूरा किया। यह ताजमहल असली ताजमहल की तरह बहुत बड़ा नहीं है, यह आकार में भी छोटा है। इस ताजमहल में असली ताजमहल की तरह अंडरग्राउंड कक्ष भी हैं और 4 बड़े प्रवेश द्वार भी हैं। एक और बात दोनों ताजमहल की समान है कि ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र है और लाल ताजमहल में विलियम हैसिंग और उनकी पत्नी की कब्र है। एक बादशाह और आम इंसान में क्या फर्क होता है वह लाल ताजमहल की इमारत को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है, मगर सच्ची मोहब्बत किसी ने भी की हो उसे दीवाना ही कहा जाता है। फर्क इतना है कि किसी के मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो किसी की मोहब्बत गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। अभी हम आगरा के फेमस राम बाग में आए हैं। राम बाग के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मुगल बादशाह बाबर जब पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम खान लोदी को हराने के बाद 10 मई 1526 में आगरा पहुंचा तो गर्मी से परेशान हो गया। उसने ये तय किया कि वो एक ऐसी आरामगाह बनवाएगा जिसमें ठंडक रहे। राम बाग वही गार्डन है जिसे मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था। इसे यमुना किनारे बनवाया गया था। उस समय लोग इसे आराम बाग कहते थे। बाद में आगरा में मराठों का शासन हुआ तो उन्होंने नाम बदलकर रामबाग कर दिया। तब से यही नाम चला आ रहा है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने यहाँ पे कमरे भी बनवाए थे। रामबाग में हमेशा ठंडक रहती थी, इसलिए ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने इसे हनीमून के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। अंग्रेज अफसर छुट्टी मनाने के लिए रामबाग आते थे। उस समय रामबाग का इतना क्रेज था कि यहाँ पे रुकने के लिए बुकिंग करनी पड़ती थी। 15 दिनों से ज्यादा किसी को बुकिंग मिलना मुश्किल था। यहाँ पे अंग्रेजों ने जो कमरे बनवाए थे वो बाद में गिरा दिए गए थे। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। रामबाग के आसपास घनी आबादी है। जिस जगह पे रामबाग स्थित है उस पूरे इलाके को रामबाग के नाम से जाना जाता है। रामबाग को मुख्य रूप से यमुना नदी से पानी मिलता है। बाग से जुड़ा जो नदी का किनारा है वहाँ की ठंडी हवाएं, घने पत्ते, छायादार पेड़ और यमुना नदी का बहता पानी ताजा वातावरण बनाते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा हरियाली है। यह एक शांत और
खूबसूरत जगह है। दोस्तों, आगरा के बीचों बीच में स्थित जामा मस्जिद, जिसे जामी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की बेटी जहां आरा बेगम ने बनवाया था। इस बेहतरीन मस्जिद का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें फारसी और इस्लामी शैलियों के तत्वों का मिश्रण है, जो मुगल वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है। मस्जिद के अंदर दोनों ओर छोटे गुंबद, ऊंची मीनारे और एक बड़ा सा आंगन है। मस्जिद की नक्काशी, शिलालेख और रंगीन टाइलें इसकी राजसी सुंदरता को उजागर करती हैं। यह मस्जिद कभी आगरा किले से जुड़ी हुआ करती थी। आपको मस्जिद के आंगन में ढेरों कबूतर दिखेंगे। यहाँ के आंगन में बहुत सारे कबूतरों को देखना दिल में सुकून पैदा करता है। जामा मस्जिद का डिजाइन और इसकी वास्तुकला देखने योग्य है। यह आगरा की प्रमुख मस्जिदों में से एक है। हर शुक्रवार को मस्जिद में विशेष नमाज अदा की जाती है, इसीलिए स्थानीय लोग इसे शुक्रवार की मस्जिद भी कहते हैं। जामा मस्जिद आगरा के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह शहर के ऐतिहासिक केंद्र में भीड़ भाड़ वाले किनारी बाजार के बीच में स्थित है। यह आगरा किले के सामने एक ऊंचे मंच पर स्थित है। यहाँ से किले का रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। जामा मस्जिद को बनवाने की शुरुआत 1643 में की गई थी और 1648 में इसे बनवा के कंप्लीट कर दिया गया था। इस मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां से अनुमति प्राप्त करने के बाद उनकी बेटी जहां आरा बेगम ने करवाया था। मस्जिद के निर्माण में 6 साल लगे थे और इसे पूरा करने में 5000 से ज्यादा मजदूरों और कारीगरों की मदद ली गई थी। बाद में शाहजहां ने शेख सलीम चिश्ती की कब्र बनवाने के लिए इसी परिसर को चुना था। आगरा की जामा मस्जिद को देखने के लिए आपको सिर्फ 1 घंटे का समय चाहिए। कम से कम 1 घंटे का समय आपको विस्तृत नक्काशी को देखने और इसके शांत वातावरण में डूबने के लिए पर्याप्त समय देता है। जामा मस्जिद जाते समय इन बातों का ध्यान रखें। जब आप जामा मस्जिद जाएं तो मौन रहें और शालीन कपड़े पहने। यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगने पे पूरी होगी। दोस्तों, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की तरह ही आगरा का गुरुद्वारा गुरु का ताल भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। आगरा के सिकंदरा के पास ही स्थित गुरुद्वारा गुरु का ताल, जिसे गुरुद्वारा दुख निवारण गुरु का ताल के नाम से भी जाना जाता है, सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मूल रूप से यह ताल जलाशय था, जिसे जहांगीर के शासनकाल के दौरान 1610 ईस्वी में बनवाया गया था। इसको बनवाने का उद्देश्य सिंचाई के लिए वर्षा का जल एकत्र करना था। हालांकि इसका ऐतिहासिक महत्व तब और बढ़ गया जब गुरु तेग बहादुर ने धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसी स्थान को चुना। गुरुद्वारे का पूरा परिसर हरे भरे बगीचों से सजा हुआ है। गुरुद्वारे का लंगर 24 घंटे चलता है ताकि सभी श्रद्धालुओं को पौष्टिक भोजन 24 घंटे मिल सके। गुरुद्वारे के भीतर एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान भोरा साहिब है, जहां गुरु तेग बहादुर जी ने मुगल सम्राट औरंगजेब के शासन में 9 दिन कारावास में बिताए थे। इस विशेष स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी से आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों द्वारा विनम्रता पूर्वक झुकना और अपना सिर जमीन पर रखना एक पूजनीय परंपरा है। एक समय में ताल की शोभा 12 मीनारें हुआ करती थी, लेकिन आज 8 मीनारें ही बची हैं। मूल रूप से 17वीं शताब्दी में एक जलाशय के रूप में निर्मित इस स्थल को ऐतिहासिक महत्व तब मिला जब गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म अपनाने के औरंगजेब के आदेशों का पालन न करने पर स्वयं को औरंगजेब के समक्ष गिरफ्तार होने के लिए प्रस्तुत कर दिया था। ऐसा कहा जाता है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के बारे में जानकारी देने वाले को 500 रुपए का इनाम रखा था। चूंकि गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी मर्जी से समर्पण कर दिया था, इसलिए उन्होंने हसन अली नामक एक गरीब चारवाहे को इनाम की राशि से लाभ उठाने की अनुमति दे दी थी। गुरु जी द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने के कारण अंततः 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में उनका सिर कलम कर दिया गया था। गुरु का ताल की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय विशेष सिख त्योहारों के दौरान होता है। गुरु तेग बहादुर की शहीदी वर्ष घाट जैसे अवसरों पर गुरुद्वारा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है तथा दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने आते हैं। आगरा का गुरुद्वारा गुरु का ताल धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गुरु तेग बहादुर द्वारा
द्वारा दिए गए बलिदान का गवाह है। गुरु का ताल गुरुद्वारा सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यह गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी की याद में बनवाया गया था। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जिस स्थान पर आज गुरुद्वारा बना हुआ है वह स्थान है जहाँ 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब के सामने गिरफ्तारी के लिए खुद को समर्पित किया था। जब आप आगरा घूमने आए तो यहाँ पे मत्था टेकने जरूर आइएगा। वर्ष 1613 में अकबर का मकबरा पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इस मकबरे को बनने में उस समय लगभग 15 लाख रुपए की लागत आई थी। जब औरंगजेब का शासनकाल था उस समय इस मकबरे पे हमला हुआ था। अकबर के मकबरे को जाट राजा राम ने औरंगजेब के समय हमला करके लूट लिया था। कुछ इतिहासकारों ने तो उनके द्वारा अकबर की कब्र खोदकर उनकी अस्थियां जलाने की बात भी लिखी है। वर्ष 1764 में आगरा में जाटों का शासन होने के बाद इस मकबरे को काफी क्षति पहुंची थी। मकबरे के प्रवेश द्वार के ऊपर बनी मीनारें टूट गई थी। करीब 150 वर्ष तक यह मीनारें टूटी ही रहीं। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कर्जन ने इन मीनारों को दोबारा बनवाया था। रेड सैंड स्टोन से बना सिकंदरा का प्रवेश द्वार करीब 74 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर चारों कोनों में बनी 3 मंजिला मीनारों की ऊंचाई छत से 86 फीट ऊंची है। यह मीनारें सफेद संगमरमर की बनी हुई हैं। मीनारों के अंदर सीढ़ियां बनी हैं जो कि ऊपर तक ले जाती हैं। इस मकबरे की वास्तुकला हिंदू राजपूताना शैली और मुगल शैली का मिश्रण है। इसका शानदार प्रवेश द्वार, बेहतरीन फारसी शैली, जटिल जालीदार काम सभी इस्लामी प्रभाव को दर्शाते हैं। सिकंदरा में अकबर का यह मकबरा मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। असली मकबरा तहखाने में है। तहखाने में मकबरे तक जाने का रास्ता भी एक कला का नमूना है। यह सोने, हरे और नीले रंग की पेंटिंग और फारसी शिलालेखों से ढका हुआ है। अब हम आपको अकबर के असली मकबरे में ले चलते हैं जो कि एक तहखाने में है, जहां मुगल परंपराओं के अनुसार सम्राट अकबर का शव रखा गया है। अन्य मुगल मकबरों के विपरीत इसका मुख मक्का के बजाय पूर्व की ओर है। स्थानीय शैली के साथ इस्लामी शैली की वास्तुकला का मिश्रण इमारत को देखने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल जीत लेता है। आगरा के चीनी का रोजा में अफजल खान शिरानी की कब्र है, जो एक विद्वान और कवि थे, जो मुगल सम्राट शाहजहां के ग्रैंड वजीर थे। चीनी का रोजा फारसी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मस्जिद और मकबरा यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी दीवारों पर जटिल डिजाइन बने हुए हैं। मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और रंगीन टाइलों से सजाया गया है। चीनी का रोजा एक सुंदर और शांत परिसर है। मस्जिद की दीवारों में जटिल डिजाइन और सुलेख देखने लायक है। यहाँ का बगीचा भी आराम करने और शांतिपूर्ण वातावरण का आनंद लेने के लिए एक शानदार जगह है। चीनी का रोजा देखने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। यहाँ की मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी है और इसकी दीवारों पर जटिल डिजाइन और सुलेख हैं। यह मकबरा यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। चीनी का रोजा मकबरा अपनी तरह का पहला मकबरा कहा जाता है, जिसे चमकदार टाइलों का उपयोग करके बनवाया गया था। कहा जाता है इसमें चाइनीज टाइलों का उपयोग किया गया था, इसलिए इसे चीनी का रोजा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको आगरा के फेमस इत्मद-उद-दौला ले चलते हैं। ये जगह आगरा में द बेबी ताज के नाम से फेमस है। इत्मद-उद-दौला को आगरा के लोग बेबी ताज कहते हैं। बेबी ताज पहला ऐसा मुगल मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर और पिएट्रा ड्यूरा अर्थ कीमती पत्थर की सजावट से बना है। कई अलग रंगीन पत्थरों को जोड़ के जो डिजाइन बनाया जाता है उसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है। बेबी ताज में एंट्री करते समय आपको एक छोटा सा म्यूजियम भी मिलेगा जिसमें आगरा के इतिहास को दिखाया गया है। बेबी ताज एक बहुत ही बड़े बगीचे के बीचों बीच बना हुआ है। इत्मद-उद-दौला के मकबरे को ताजमहल का रिफ्लेक्शन माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग के लिए करवाया था। मिर्जा गियास बेग मुमताज महल के दादा भी थे। मुमताज महल वही जो ताजमहल के निर्माण के लिए जिम्मेदार बादशाह शाहजहां की पत्नी थी। इस मकबरे की दीवारें राजस्थान के सफ़ेद संगमरमर से बनी हैं, जिन पर अर्थ कीमती पत्थरों की सजावट की गई है। इस मकबरे की दीवारों में जैस्पर और पुखराज जैसे रंगीन पत्थरों की सहायता से पेड़, शराब की बोतलें, कटे हुए फल, गुलदस्ते और फूलदान जैसी आकृतियां बनाई गई हैं। आगरा के बेबी ताज को देखने के लिए भी बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
इसी बेबी ताज के अंदर मिर्जा गियास बेग और उनकी पत्नी असमत बेगम का मकबरा है। वे दोनों ईरान से थे और अकबर की सेवा करते थे और जैसा कि आपको बता चुके हैं कि वह नूरजहां के पिता और मुमताज महल के दादा थे। 1611 में नूरजहां की जहांगीर से शादी के बाद उन्हें वजीर बनाया गया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के कुछ महीने बाद 1622 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद में नूरजहां ने अपने माता पिता के लिए यहाँ पे मकबरा बनवाया था, जबकि नूरजहां और जहांगीर की अपनी कब्र लाहौर पाकिस्तान में है। इतिमाद-उद-दौला का मकबरा मुगल मकबरों की श्रेणी में एक उत्कृष्ट कृति है। यह सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली इमारत है। यह इमारत लाल पत्थर से सफ़ेद संगमरमर तक के समय को दर्शाती है, चाहे वो अकबर का मकबरा सिकंदरा हो या ताजमहल हो या बेबी ताजमहल हो। ये सारे मकबरे उस समय के ईरानी कल्चर को दिखाते हैं जो अब यहाँ दफन हैं। यमुना नदी के किनारे स्थित यह मकबरा 4 गार्डन्स के बीच में बना हुआ है, जिसमें चारों तरफ दीवारें हैं। उत्तर और दक्षिण दिशा में 2 बड़े बड़े गेट बनाए गए हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना ये मकबरा आश्चर्यजनक रूप से बगीचे के बीचों बीच स्थापित है। इस मकबरे के चारों तरफ 4 कमरे बने हुए हैं। उन कमरों में नूरजहां के अन्य रिश्तेदारों की कब्रें हैं। इस इमारत की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वह यह है कि सुंदर फूल, शराब के फूलदान, बर्तन और प्याले, फूलों का गुलदस्ता, कई तरह के पौधे, सूक्ष्म पशु और मानव आकृतियां भी बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाई गई हैं। ये सारी सजावट रंगीन पत्थरों से की गई है। इस मकबरे का डिज़ाइन और खूबसूरती देखने लायक है। यमुना नदी के किनारे बना ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। 4 बागों के बीच बना यह मकबरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर आप आगरा शहर में हैं तो आपको इस अनोखे और खूबसूरत स्थल को अवश्य देखना चाहिए। यह भारत का पहला ऐसा मकबरा है जो पूरी तरह से संगमरमर का बना है। इस मकबरे को ताजमहल के लिए प्रेरणा भी माना जाता है। जहांगीर ने ही मीर गियास बेग को इतिमाद-उद-दौला की उपाधि दी थी। जहांगीर ने ही उनकी बेटी नूरजहां से विवाह भी किया था। नूरजहां ने यह मकबरा अपने पिता की याद में 1628 में बनवाकर तैयार करवाया था और यह भारत की पहली ऐसी मुगल इमारत बन गई जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। यह मकबरा नूरजहां की कलात्मक क्षमताओं को दिखाता है। इस मकबरे में इस्लामी वास्तुकला और फारसी वास्तुकला का प्रभाव दिखता है। यहाँ पे आप गार्डन के अलावा यमुना नदी गैलरी में भी समय बिता सकते हैं। ये शांति और सुकून वाली जगह है क्योंकि अकबर की कब्र से जोधाबाई की कब्र सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबर की पत्नी जोधाबाई को ही मरियम जमानी के नाम से भी जाना जाता है। जोधाबाई सम्राट अकबर की मुख्य और प्रमुख पत्नी होने के साथ साथ उनकी पसंदीदा पत्नी भी थी। वह अकबर की एकमात्र ऐसी पत्नी थी जिन्हें उनके पास ही दफनाया गया था। जोधाबाई अकबर की हिंदू रानियों में से एक थी। वह जोधाबाई को मरियम के नाम से बुलाते थे। मरियम आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। आगरा में मथुरा मार्ग पर यह स्मारक है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे से चंद कदमों की दूरी पर यह मकबरा बना है। सिकंदर लोदी ने बारादरी के रूप में इसका निर्माण कराया था। मरियम उस जमानी के निधन के बाद उन्हें यहाँ दफन करके इसे मकबरे में बदल दिया गया। आगरा में सिकंदरा के आसपास सिकंदर लोदी ने एक शहर बसाया था। सिकंदरा उसी के नाम पर है। ASI के रिकॉर्ड के मुताबिक सिकंदर लोदी ने यह बारादरी बनवाई थी। सिकंदर लोदी की वर्ष 1947 में बनवाई गई बारादरी ही अब मरियम टाउन के रूप में जानी जाती है। बताया गया है कि वर्ष 1623 में मरियम जमानी के निधन के बाद उन्हें यहाँ जागीर द्वारा दफन कराया गया था। सिकंदर लोदी की बनवाई बारादरी को मकबरे का रूप देने के लिए कुछ परिवर्तन हुए थे। यहाँ पर सिकंदर लोदी के समय के बने हुए 40 कमरे हैं और इन कमरों के बीचों बीच मरियम जमानी की कब्र है। यहाँ दीवारों पर चूने के प्लास्टर और पेंटिंग का काम है। बारादरी की बाहरी दीवारों में रेड सैंड स्टोन लगा है। बारादरी के चारों तरफ बहुत हरियाली है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम पर्यटक आते हैं। जोधाबाई अकबर की बेगम और जहांगीर की माँ थी। जहांगीर के जन्म के बाद उन्हें मरियम उस जमानी की उपाधि दी गई थी। आगरा में अकबर की कब्र से थोड़ी ही दूरी पर उनका मकबरा है। जोधा बेगम का पूरा नाम जोधाबाई
था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था। जोधा एक हिंदू राजवंश राजकुमारी थी। उनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। फिर बाद में उनकी शादी अकबर से हो गई थी और लंबे इंतजार के बाद जोधा ने अकबर की पहली संतान यानी सलीम को जन्म दिया था। इसके बाद उन्हें मरियम उज़ ज़मानी का खिताब दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जमाने में मरियम उज़ ज़मानी उस महिला को कहा जाता था जो बादशाहों को संतान दिया करती थी और अकबर को पहली संतान देने वाली जोधा बेगम थी। इसलिए उन्हें मरियम उज़ ज़मानी जोधा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। सलीम ने ये मकबरा अपनी माँ यानी मरियम जमानी जोधा बेगम के नाम पर बनवाया था। सलीम यानी जहांगीर ने सत्ता संभालने के बाद इस मकबरे का निर्माण करवाया था। इस मकबरे को बनने में 4 साल लगे थे और जोधा बेगम का निधन 1623 में हुआ था और ये मकबरा 1627 में बनके पूरा तैयार हो गया था। इस मकबरे का निर्माण बाग के बीच में किया गया है। हजारों लोग इसकी खूबसूरती दूर दूर से निहारने आते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।